जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज हम विराम चिन्ह का भाग 2 पढ़ेंगे और इस क्लास में आपके जो विराम चिन्ह हैं कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहला विराम चिन्ह है हंस पद विराम चिन्ह। इसका मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी वाक्य को पढ़ते हैं या लिखते हैं, सामान्यतः लिखते हैं, तो लिखते समय बीच बीच में जल्दबाजी में कई बार कोई ना कोई शब्द हम बीच में हमसे लिखते हुए छूट जाता है। तो उस छूटे हुए शब्द को उस पूरे वाक्य के बीच में जोड़ने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसी का नाम होता है हंस पद विराम चिन्ह। और इस विराम चिन्ह को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है त्रुटि विराम चिन्ह। जैसा कि यहाँ उदाहरण में लिखा, वह पढ़ाई में होशियार है। अब मैं इसको लिखते समय बीच में क्या भूल गया? बहुत। तो इसको जोड़ने के लिए मैं नीचे से ये लगा दिया। तो ये दो प्रकार से होता है ये चिन्ह। जब हमें नीचे से चीज़ों को जोड़ना है तो इस प्रकार से आप इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और जब ऊपर से आपको जोड़ना है तो आप इस प्रकार से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका जो कोना वाला हिस्सा है वो इसके ऊपर वाले हिस्से पे जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो आपको इसमें ये बात याद रखना। अगला विराम चिन्ह है तुल्यता सूचक विराम चिन्ह। तुल्यता का मतलब होता है दो समान चीज़ों की तुलना करना और बराबर का निशान लगाना। इक्वल टू को ही हम क्या बोलते हैं? तुल्यता। तो दो वस्तुओं को आपस में तुलना करने के लिए इस चिन्ह का क्या करते हैं? हम प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने लिखा 1 वर्ष। 1 वर्ष का मतलब होता है 365 दिन, या लीप वर्ष में कितना होता है? ये 366 दिन के बराबर। तो इसके इस तरफ जो बात लिखी है वो और इस तरफ जो बात लिखी है वो दोनों आपस में क्या है? बराबर है। और बीच में जो साइन लगाया है ये किसका है? हमारा तुल्यता सूचक का। इसी प्रकार एक सप्ताह का मतलब कितना होता है? 7 दिन। तो ये भी कैसा सूचना चिन्ह हो जाएगा? हमारा तुल्यता सूचक चिन्ह। अगले चिन्ह की बात करते हैं हम अवतरण, या इसी का नाम होता है उद्धरण चिन्ह। ये चिन्ह क्या होता है? जब किसी व्यक्ति द्वारा कही बात को ज्यों का त्यों लिखा जाता है। जैसे किसी ने कोई कथन कहा और उसको बोल के उसने आगे बढ़ा के लिख दिया, तो उसमें हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उद्धरण चिन्ह कहते हैं। और इसी का एक और नाम होता है अवतरण चिन्ह। इंग्लिश में आप इनको दो प्रकार से पढ़ते हैं। एक होता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इस प्रकार से, और एक होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा। ये तो ये हो जाएगा एकल उद्धरण चिन्ह, और ये हो जाएगा डबल या दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो इसको हम विस्तार से जानते हैं। सामान्यतः यह चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। पहले का नाम है इकहरे उद्धरण चिन्ह, या इसी को आप बोलते हैं एकल उद्धरण चिन्ह, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया। इसी प्रकार से कौन सा होता है? दूसरा वाला। तो जो इकहरे वाला उद्धरण चिन्ह होता है इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? किसी भी लेखक का आप नाम लिख रहे हो, या उसका उपनाम लिख रहे हो, या किसी पुस्तक का नाम लिख रहे हो, या किसी रचना का नाम लिखते हैं, इन सभी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने बोल दिया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो जो निराला है उनका कैसा नाम है? उपनाम है। ठीक है, तो निराला जी के जो पास में हम जो नाम लिखेंगे, जैसे यदि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूँ इसको सूर्यकांत त्रिपाठी, ये इनका पूरा नाम है, और पीछे लिखा होता है निराला, तो निराला इनका उपनाम है, और इसके पीछे आप लगा दें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। तो इस प्रकार से इन चीज़ों के स्थान पे हम इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से जब बात आती है दोहरे उद्धरण चिन्ह की, तो इसका प्रयोग सामान्यतः किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए कथन में किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इस पूरे कथन में ये जो कथन वो कह रहा है उसमें जिस चिन्ह का हम ऊपर प्रयोग करेंगे, किसी भी बात को और ज़्यादा विशिष्ट रूप से बताने के लिए भी हम कौन सा प्रयोग करते हैं? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हमें इतनी बातें इसमें याद रखना है। अगला चिन्ह है लोप, या इसी का नाम होता है वर्जन, या इसी का नाम होता है लोप निर्देशक चिन्ह। इसका मतलब क्या होता है? जब कोई बात आप कह रहे हैं और कहने के बाद में उसे आप छोड़ दें बीच में, और सामने वाला उस बात को समझ जाए, तो जो डैट डैट डैश आप करते हैं वही क्या कहलाता है? लोप वर्जन कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपसे यदि कहूँ कि तुम बाद में मिलो फिर बताऊंगा, इसका मतलब क्या है? कि सामने वाले से आप कुछ कहना चाह रहे हो लेकिन आपने वो बात उससे नहीं की, और आगे आपने लगा दिया डैश डैश डैश, या ऐसे क्रॉस क्रॉस लगा दिए बहुत सारे। तो जब हम किसी वाक्य में कुछ भाग या कुछ अंश को छुपा लेते हैं
तो छुपाए हुए अंश को दर्शाने के लिए हम जिस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसी को लोप, वर्जन या फिर उसी को लोप निर्देशक चिन्ह के नाम से हम जानते हैं। इसका जो संकेत होता है इस प्रकार से, या नीचे आप बहुत सारे डॉट लिख सकते हैं तो वो भी इसी का होता है, या ऊपर वाले हिस्से में ऐसे आप रेखांकित करके इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं। अगला है इसमें तारक पाद या टिप्पणी चिन्ह। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा चिन्ह जो हम किसी भी कथन की टिप्पणी करने के लिए करते हैं। जब भी कोई बात हम कर रहे हैं और उसमें आप टिप्पणी करना चाहते हो तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? तारक पाद चिन्ह का। या फिर किसी भी वाक्य में उपस्थित किसी शब्द को विशेष रूप से उसके अर्थ को बताने के लिए हम उसके ऊपर ऐसे हल्का सा क्या लगा देते हैं? स्टार लगा देते हैं। तो वो क्या कहलाता है? हमारा तारक पाद या फिर टिप्पणी चिन्ह कहलाता है। ठीक है, अगला चिन्ह है इसमें समाप्ति सूचक चिन्ह। इसी का एक अन्य नाम है इतिश्री चिन्ह। पहले इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं हम। इस चिन्ह का प्रयोग रचना, पाठ, प्रसंग पूर्ण होने के बाद सबसे आखिरी में या अंत में पृष्ठ के बीचों बीच किया जाता है। तो जब हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं या कोई रचना को पढ़ रहे हैं, जैसे किताब के जितने भी पाठ होते हैं, यदि आप उन पाठ को पढ़ के जब आपका पाठ पूरा हो जाता है तो सबसे आखिरी वाले पृष्ठ पर, पृष्ठ का अर्थ है पेज पर, बीच में ऐसा बना होता है, स्टार लगातार बने होते हैं ये, और ये एकदम पेज के बीचों बीच बना होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो पाठ पढ़ा है वो यहाँ पर आके आपका खत्म हो चुका है। तो ऐसा चिन्ह जिसका प्रयोग किसी भी रचना, किसी प्रसंग या किसी पाठ के पूर्ण होने के बाद में पेज के बीचों बीच प्रयोग में लाया जाता है, उसी को समाप्ति सूचक या इतिश्री विराम चिन्ह के नाम से जानते हैं। और ये दो तरीके से इसके क्या होते हैं? संकेत होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अगला चिन्ह है इसमें निर्देशक चिन्ह। अब ये चिन्ह क्या होता है? किसी बात या किसी भी हेडिंग को या फिर किसी विषय को या किसी विचार पर आप अपने अंदर के मंतव्य को प्रकट करना चाहते हैं तो उस स्थिति में हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? निर्देशक चिन्ह कहते हैं। और इस निर्देशक चिन्ह का जो संकेत होता है वह क्या होता है? एक डैश। इसमें किसी भी प्रकार की बिंदियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। सामान्यतः जब भी हम जैसे लिखते हैं, किसी भी हेडिंग के बारे में बात करते हैं, जैसे मैंने कहा आपसे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो जैसे हेडिंग मैंने यहाँ लिखी, संज्ञा 2 प्रकार की होती है। वैसे होती कितनी है? वो 3 प्रकार की होती है। उदाहरण समझे तो यहाँ पे आपने जो डैश लगाया है वो क्या कहलाता है? हमारा निर्देशक चिन्ह कहलाता है। और इस डैश का मतलब है, अभी ये बात आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, इसमें जो प्रकार हैं उनके नामों को आप यहाँ पे दर्शाइए। तो किसी भी प्रकार की जो शब्द होते हैं उनके अंदर जो सब हेडिंग होती हैं उनको लिखने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? अपन निर्देशक चिन्ह कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा क्या होता है? व्यंजन। ठीक है, इसी प्रकार से यदि मैं आपको इसमें एक एग्जाम्पल और दे दूं लिखकर, कि जैसे इसमें हम पढ़ते हैं कि जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं, स्पर्शी व्यंजन के भेद। देखो यहाँ पे हमने लिखा है प्रकार के बारे में और अब हम बात कर रहे हैं भेद के बारे में। तो भेद के संदर्भ में भी हम क्या लगाते हैं? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं 5 भेद होते हैं इसके। ठीक है, कंठ है, तालु, मूर्ध है, ओष्ठ है। ठीक है, इस प्रकार से इनको, एक होता है दंत व्यंजन। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा। अब आगे जो चिन्ह है उसका नाम है विवरण चिन्ह। अभी हमने जाना था निर्देशक चिन्ह के बारे में, अब हम जानते हैं इसमें विवरण चिन्ह के बारे में। विवरण चिन्ह का जो संकेत होता है वह कैसा होता है? इस प्रकार से। पीछे हमने डैश लगाया था, उस डैश के थोड़े पहले आप 2 बिंदी लगा दीजिए। तो उन 2 बिंदियों को जब आप लगा देंगे तो जो चिन्ह बन के तैयार होगा वह क्या हो जाएगा? हमारा विवरण चिन्ह। जब भी हम किसी भी हेडिंग के अंदर उसको व्याख्या करके लिखते हैं, विस्तार करके लिखते हैं, तो उसमें जो चिन्ह लगाते हैं वो क्या होता है? विवरण चिन्ह होता है।
सामान्यतः होता क्या है, हम तो अपनी आवश्यकता के अनुसार जैसी मनमर्जी होती है वैसे चिन्हों का प्रयोग कर लेते हैं। कहीं पर डैश लगा रहे हैं, कहीं पे ये लगा रहे हैं, कहीं पर ऑनलाइन ऐसा तीर लगा दिया, तो जो मन हुआ हमने वो लगा दिया। लेकिन यदि आप किसी उच्च स्तर के एग्ज़ाम को देते हैं जिसमें लिखित परीक्षा आपकी होती है, ठीक है, और जो सिस्टमेटिक जिसमें परीक्षाओं की जो पेपर होता है उसको अच्छे से चेक किया जाता है, तो वहाँ पे इनकी फिर मार्किंग की जाती है। जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, एमपीपीएससी का हुआ, तो उसमें जो हिंदी का एग्ज़ाम होता है तो उनमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो आप भी इस बात को अच्छे से सीख सकते हैं, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में इससे जो वन लीनियर क्वेश्चन होते हैं वो बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो इस बात को आपको इसमें याद रखना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है संज्ञा। अब संज्ञा के बारे में आपको कुछ बातें विस्तार में बताना है, तो क्या बोलेंगे, ये चिन्ह का प्रयोग करेंगे, विवरण चिन्ह का। क्या होती संज्ञा, किसी स्थान, जाति, वस्तु इत्यादि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया अभी, मान लो कि वर्ण क्या होते हैं, तो वर्ण को आप ऐसे लिख के इसके बारे में विस्तार से बता दीजिए, तो वो चिन्ह हमारा क्या कहलाएगा, विवरण चिन्ह। तो इस बात को आप याद रखना, व्याख्या और विस्तार हेतु हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे विवरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। आगे है इसमें कोष्ठक चिन्ह। और कोष्ठक चिन्ह क्या होता है कि किसी लिखे हुए कथन या शब्द का विशेष या सरल अर्थ स्पष्ट करने के लिए इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। बेसिकली होता क्या है, जब भी आप कोई वाक्य लिखते हैं तो लिखते समय कोई शब्द आपने लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, विवरण। अब विवरण लिखा है, किसी को इसका अर्थ नहीं पता कि विवरण क्या होता है, तो मैंने इसको ब्रैकेट लगा के क्या लिख दिया इसमें कि इसका अर्थ क्या होता है, व्याख्या करना। तो किसी वाक्य में उपस्थित जो शब्द होते हैं उनका सरल रूप या उनका जो अर्थ है उसको व्यक्त करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उस शब्द के जस्ट बाद उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, कोष्ठक कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने लिखा हुआ है कि रमेश को कैंसर है, तो कैंसर बहुत से लोगों को पता है क्या होता है, ठीक है, लेकिन किस प्रकार का कैंसर है इसको और अच्छे से बताना है तो क्या लिखोगे, रक्त कैंसर, जो भी नाम उसमें आ जाता है। दूसरा है, हम लार ग्रंथि द्वारा भोजन पचाते हैं। अब ये लार ग्रंथि क्या होती है, यदि सरल भाषा में मैं बता दूं तो मुंह में आने वाला जो जल होता है उसी को आप क्या बोलते हैं, लार बोलते हैं। तो जो भी हमारे शब्द होते हैं उनको और सरल करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करेंगे वो हमारे कोष्ठक कहलाते हैं। और ये 3 प्रकार से होते हैं, ये होता है छोटा कोष्ठक, ये होता है मंझला कोष्ठक, और ये क्या होता है, सबसे बड़ा कोष्ठक। ठीक है, तो इस बात को आप इसमें याद रखिए। अब हम इसमें आज की क्लास के जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि 16 ही कुल हमारे विराम चिन्ह हैं जो कि हमने एक एक करके पढ़ लिए। यदि आपने इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा है, क्योंकि उसमें मैंने भाग 1 करके पढ़ाया है आपको, जो कि विराम चिन्ह शुरू से पढ़ाए हैं मैंने, ठीक है, तो पहले उनको पढ़िए आप, फिर उसके बाद इस क्लास को आप आगे कंटिन्यू कीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, किसी शब्द की व्याख्या करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विवरण चिन्ह। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ये पढ़ाया है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पे लिखेंगे, आंसर क्या होगा, विवरण चिन्ह। और ये होता कैसा है, इस प्रकार से। दूसरा प्रश्न है, नाम, उपनाम, रचनाओं के नाम में प्रयुक्त चिन्ह, तो इसके स्थान पे हम प्रयोग करते हैं एकल उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। और इसका संकेत कैसा होता है, ऐसे आप इन्वर्टेड कॉमा लगाइए, सिंगल वाला, ये इसका क्या होता है, संकेत होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछने के भाव में कौन सा चिन्ह लगाते हैं, तो सिंपल सी बात है, प्रश्न में ही इसका उत्तर छुपा हुआ है। तो जो प्रश्न सूचक चिन्ह होता है इसका हम प्रयोग करते हैं, किसमें, प्रश्न पूछने के भाव में, और वाक्य के अंत में हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी बात को छिपाने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वह कौन सा होता है, लोप सूचक चिन्ह होता है। कौन सा होता है, लोप सूचक चिन्ह। जैसे कोई बात मैं बोल रहा हूँ, बोलने के बाद मुझे उसको आगे नहीं बोलना है और छोड़ देना है बीच में, तो सामने वाला उसको समझ जाए, तो वो क्या होती है, हमारी लोप सूचक बात होती है, मतलब वो उसका चिन्ह होता है। अगला प्रश्न है इसी में कि गांधी जी ने कहा हमेशा सत्य बोलो, में चिन्ह का प्रयोग होगा, तो ये रेखांकित करके मैंने ये लिखा हुआ है कि रेखांकित वाक्य में
किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? तो इसमें हम यूज करते हैं दोहरे उद्धरण चिन्ह का, जिसका संकेत होता है इस प्रकार से। ठीक है, तो इस बात को आप इसमें याद रखिएगा। तो आपका जो एग्जाम है वर्ग 2 का, उस समय जो 120 अंकों की हिंदी है, उससे संबंधित जो पहला चैप्टर है विराम चिन्ह और उनका अनुप्रयोग, वो चैप्टर हो गया आपका पूरा कंप्लीट। अब हम इसमें आगे नया पाठ पढ़ेंगे जो भी उसमें सिलेबस में हमें दिया है। इससे संबंधित यदि आप और प्रश्नों को हल करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको MCQs मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।